हेलो फ्रेंड्स। आज जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले जो भी जॉब्स के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज बहुत जगह पे लगेगा, और वहाँ पे आपको इसी क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे बहुत सारा कॉमन आएगा। आप इसको देखकर नोट बना सकते हो या सिर्फ समझकर अगर याद रख सकते हो बहुत अच्छा है। नोट बना के रखेंगे तो बाद में भी काम आएगा, या फिर आप बार बार इस वीडियो को देखकर भी आपका जो है आइडिया बढ़ा सकते हो। तो आज शुरू करते हैं फिर से टॉप जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज ए mechanism by which one object acquires all the properties and behavior of another object of another class। तो इनहेरिटेंस जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है एक्चुअली उसका मेथड्स या फिर फील्ड्स भी बोल सकते हैं। ये नीचे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये नीचे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है जहाँ पे आप देखोगे क्लास, सब क्लास नेम एंड देन एक्सटेंड्स सुपर क्लास नेम। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है ये इनहेरिटेंस दर्शाता है। कोई भी सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास जो है उसको एक्सटेंस करना पड़ेगा किसको? उसका पेरेंट क्लास को। ऐसे करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा और समझते हैं डीपली। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, ये क्यों है अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास? तो आपको शायद क्लास और ऑब्जेक्ट का बीच का अंतर जो है पता ही है, मैं फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। क्लास जो है एक आइडिया है, एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट जो है उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि जो है कार जो है एक आइडिया है। मतलब रास्ते में जाएंगे तो आपको बहुत सारा कार मिलेगा, बट एक्चुअली में आप जिसको जनरलाइज वर्जन में कार बोल रहे हो उसका एक रियल जो नेम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का अगर नेम कहे तो ये फिर होगा टाटा निक्सन, या फिर मे बी बुलेरो, महिंद्रा बुलेरो, मे बी मारुति सुजुकी। दैट इज द ऑब्जेक्ट, और उसका बिहाइंड का जो आइडिया है वो है कार के आइडिया। मतलब ये सारे जो नाम कर रहा हूँ मैं, ये एक कार क्लास के अंतर्गत होगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हो, जो चीज़ को देख रहे हो उसका एक अलग सा नाम होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी हम इनहेरिटेंस देख सकते हैं। कार के जितने बिहेवियर या फिर आप प्रॉपर्टीज कह लो, वो सारे जो चीज़ है ये इतने उसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस जो है ये क्यों यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है? सो इट इज यूज्ड फॉर कोड रियूजेबिलिटी। ठीक है, कोड रियूजेबिलिटी एंड मेथड ओवरराइडिंग। कोड को बार बार यूज कर रहे हो, बार बार आपको बनाना नहीं है। आप एक बार बनाओ और उसके अंतर आप उसके अंडर में आप इनहेरिटेंस को काम पे लगाकर कोड को डुप्लीकेशन से बचा सकते हो। ठीक है, एंड आप मेथड ओवरराइडिंग का जो आइडिया है उसको भी इनहेरिटेंस से ही यूज कर सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग क्या है ये आगे जाके देखेंगे, और क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। तो द आइडिया बिहाइंड द इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट यू कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। सो कोई भी क्लास एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर और भी कुछ फीचर्स और भी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर बिहेवियर ऐड करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे इनहेरिटेंस का टेक्निक यूज कर सकते हो, राइट। सो व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास यू कैन रीयूज द मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ पेरेंट क्लास। सो कहीं पे भी आप कोई भी क्लास एग्जिस्टिंग क्लास को यूज मतलब इनहेरिट कर रहे हो, मतलब आप पेरेंट क्लास का जो भी मेथड्स है, जो भी फील्ड्स है उसको आप रीयूज कर सकते हो। मोरओवर यू कैन ऐड न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स इन योर करंट क्लास ऑल्सो। तो अगर जो पेरेंट है उस सेम टू सेम कॉपी होगा तो पेरेंट क्यों अलग है? पेरेंट से चाइल्ड का कुछ ना कुछ, मतलब पेरेंट जो है वो जो भी होल्ड कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ एक एडिशन आप कर लो चाइल्ड में, तो आपको सिर्फ वो जो चेंज आपने किया उसको ऐड करना है। बाकी का जो है वो पेरेंट से ऑटोमेटिकली ले लेगा। मतलब सुपर क्लास का जो भी मेथड्स एंड वेरिएबल्स जो भी है, मतलब फील्ड जो भी है, वो ऑटोमेटिकली उसका चाइल्ड क्लास मतलब सब क्लास में आ जाएगा। आपको उसको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। सो कोडिंग में क्या होता है, जितना कम डुप्लीकेशन रहेगा उतना मेंटेनेंस ईजी होगा। ठीक है, ये आगे जाके और भी समझेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, जब मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग करेंगे उस टाइम पे और डीपली समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इनहेरिटेंस में क्या है, ये जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है वो है इज ए रिलेशनशिप।
पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है ये इज ए रिलेशनशिप है, ठीक। तो ये इज ए रिलेशनशिप कैसे समझेंगे, तो टाटा निक्सन इज ए कार, ओके, टाटा ऑल्ट्रिगो इज ए कार, महिंद्रा बुलेरो इज ए कार। तो ये इज ए रिलेशनशिप दर्शा रहा है। मैन इज ए ह्यूमन, ह्यूमन कैटेगरी के अंदर मैन वुमेन एंड अदर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैन इज ए ह्यूमन, वुमेन इज ए ह्यूमन एंड अदर्स, अदर्स मीन्स जो भी और जेंडर की कैटेगरीज है वो ऑल्सो ह्यूमन है, ह्यूमन कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। मतलब ह्यूमन में जो जो बिहेवियर रहेगा, जो जो एट्रीब्यूट्स रहेगा उनके पास, सेम प्रॉपर्टीज रहेगा, वो सेम प्रॉपर्टीज मैन एंड वुमेन एंड अदर्स में सेम चीज रहेगा। मैन में कुछ डिफरेंट है जो कि मैन क्लास में एडेड होगा, वुमेन में कुछ डिफरेंट है जो कि वुमेन क्लास में एडेड होगा, अदर्स का कुछ डिफरेंस है जो कि अदर्स क्लास में, वो पेरेंट क्लास के से कुछ डिफरेंस है जो कि एडेड। लेकिन जो मेन जो पेरेंट क्लास है वो सेम चीज होल्ड करेगा। मतलब पेरेंट क्लास का जो जो एट्रीब्यूट्स है वो मैन में भी है, वुमेन में भी है एंड अदर्स में भी, ठीक है। तो इससे आप बोल सकते हो कहीं पे भी आप देख रहे हो इजी रिलेशनशिप हो रहा है तो वहां पे आपको इनहेरिटेंस को काम पे लगाना है, मतलब आपको एक्सटेंड करना है उस क्लास को दूसरे क्लास से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं है, तो टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, आंसर जो है टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसमें से समझते हैं, एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है अलाउड है, ठीक है। मैं पहले बताया कि एक्सटेंड करके आप जो है मल्टीपल मतलब जो है इनहेरिटेंस को आप इनहेरिटेंस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी और सी नाम का तीन क्लास है, तीन क्लासेस में ए और बी जो क्लास पेरेंट क्लास है सी का, राइट। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज किया गया है क्योंकि सी एक ही साथ बी और ए का दोनों को पेरेंट मान रहा है। तो यहाँ पे मतलब ए सी इज ऑल्सो बी, यहाँ पे ये काम पे लगा रहे हैं हम लोग, इसको हम समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, ए में वॉइड मैसेज नाम का एक मेथड है जो कि प्रिंट कर रहा है हेलो, बी में भी सेम वॉइड मैसेज नाम का एक मेथड है जो कि प्रिंट कर रहा है वेलकम, ठीक है। सी में सी ए और बी को एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे जो सी का मेन मेथड है उसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज करें, मतलब मैसेज नाम का जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। अभी ये जो है सी ए और बी दोनों को एक्सटेंड कर रहा है, तो अभी ये किसको किसको मतलब कौन सा मेथड को कॉल करेगा, यहाँ पे बी का मैसेज का मेथड को कॉल करेगा या फिर ए का मैसेज का मेथड, ये कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। ये जो है कंपाइलर जो है कंफ्यूज, किसको किसको कॉल करना है। ये एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए जावा में सिर्फ एक ही क्लास को आप पेरेंट क्लास बना सकते हो, ठीक है। मतलब जो है सिंपल भाषा में यू कैनॉट यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है सेम चीज जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। आप अगर मतलब यहाँ पे यूज किए सेम कोड को आप लिख कर देखो एडिटर में, आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि जो है सेम ए और बी क्लास में सेम मेथड है एंड सी ए और बी को कॉल कर रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जब भी आप यूज करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। अगर यहाँ पे वॉइड मैसेज दोनों बार नहीं भी होगा तब भी अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि वो एक एम्बिग्यूटी को हटाना चाहता है, ठीक है। इसका एक प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। एक ही टाइम में वो थोड़ा अलग है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आप मैसेज को ना कॉल करके आप मैसेज के अंदर में कुछ चीज को चेंज कर रहे होते हैं, राइट। या फिर मैसेज में एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को आप सी मतलब इस यहाँ से सी जो आपने सी का जो मेन मेथड है वहाँ से कुछ चेंज कर रहे होते, उस टाइम पे वो किसका चेंज करता, बी का चेंज करता है फिर ए का चेंज, एक ही टाइम पे दोनों जगह पे चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अवॉइड किया गया है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो है ये मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जरूर कर सकता है। इंटरफेस का जो लॉजिक आया था, इंटरफेस जो है उसका लॉजिक जो आया था इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इंटरफेस का लॉजिक आया था, ठीक है। इंटरफेस जो है आप मल्टीपल इंटरफेस को यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वहां पे ऐसा क्या हो गया कि आप इंटरफेस को मल्टीपल यूज कर रहे हो लेकिन मल्टीपल क्लास मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं कर पा रहे हो, राइट। वहां पे भी क्लास ही रहेगा लेकिन क्लास जो है वो क्लास नहीं होगा, मतलब इंटरफेस बोलेंगे उसको, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो क्लास की तरह ही होगा, यहाँ पे जैसे क्लास लिखा है वहां पे क्या होगा, इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस
मान लीजिए इंटरफेस ए, अभी ए जो हो गया इंटरफेस हो गया, वहाँ पे जो है इंटरफेस जब भी आप लिख दिए वहाँ पे आप कोई भी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं डाल सकते हो, सिर्फ आप जो है मेथड का डेफिनेशन लिख सकते हो, मतलब वॉइड मैसेज एंड देन क्लोज। ठीक है, इसका आप इम्प्लीमेंटेशन जिस जगह पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे जाके आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब मान लीजिए सी जो है, सी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ए को, तो ए जब भी सी ए को इम्प्लीमेंट करेगा, मान लो कि जो है क्लास सी इम्प्लीमेंट्स ए, ठीक है, तो आपको ये जो मैसेज नाम का जो मेथड आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसको आपको सी क्लास में जाकर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि कभी भी अगर मल्टीपल टाइम कॉल कर रहा होगा तो ये फिर इसी जगह पे आएगा ना, मतलब सी क्लास में ही आएगा ना। आप मल्टीपल टाइम आप कर लो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक ही बार आप सी में कर रहे हो, राइट। सो वहाँ पे एम्बिग्यूटी या फिर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी डेफिनेशन जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना हो रहा है वो आप सी क्लास, मतलब जो क्लास में आप बेसिकली काम कर रहे हो उसी क्लास में कर रहे हो, राइट। सो ये होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा। इसका ये क्वेश्चन आएगा तो आप इंटरफेस का जो है आइडिया भी बता देना इंटरव्यूअर को, ठीक। व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन क्या है? अभी तक हम लोग क्या समझे, इनहेरिटेंस क्या है, तो अभी एग्रीगेशन क्या है। इनहेरिटेंस में हम जो रिलेशनशिप देखे थे वो है इज अ रिलेशनशिप, अभी ये जो है एग्रीगेशन ये है हैज अ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस वेयर द एग्रीगेट क्लास कंटेन्स ए रेफरेंस टू द क्लास इट ओन्स। मान लीजिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक बाइक, ठीक है, बाइक जो है उसका एक नंबर प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे इधर रिलेशनशिप से कहीं से आपको नहीं मिल रहा है, राइट। सो नंबर प्लेट में कई कई चीज़ हो सकता है, राइट, कई चीज़। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड हो सकता है, वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं स्टेट कोड हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोड हो सकता है, ऐसा करके आपको पूरा मिलेगा नंबर प्लेट में। लेकिन नंबर प्लेट इज नॉट बाइक एंड ऑल्सो बाइक इज नॉट नंबर प्लेट, बट द रिलेशनशिप इज लाइक दैट बाइक हैज नंबर प्लेट, राइट। सेम चीज़ अगर कस्टमर एंड एड्रेस के बीच में देखेंगे तो एड्रेस एंड कस्टमर, सो कस्टमर इज नॉट एड्रेस, ऑल्सो एड्रेस इज नॉट कस्टमर, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पे यूज नहीं कर सकते। हालांकि एग्रीगेशन का भी एक टेक्निक है, मतलब एक एग्रीगेशन टेक्निक है जहाँ पे एड्रेस जो है एक क्लास है जहाँ पे एक सिटी स्टेट कंट्री ये चीज़ जो है ये होल्ड कर रहा है, कस्टमर जो है वो एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है, राइट। मतलब एक क्लास दूसरा क्लास को यूज कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये टेक्निक जो है ये एग्रीगेशन टेक्निक है। तो अभी क्या होगा, एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कर दिए एंड इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस का डेफिनेशन मतलब एड्रेस कैसे बन रहा है वो चीज़ अलग एक क्लास में आप बना दिए, तो ये जो है एक एग्रीगेशन का टेक्निक आ गया, राइट। इससे क्या होगा, इससे सेम चीज़ जो आपने इनहेरिटेंस में सीखे थे कि यहाँ पे आप जो है कोड को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो। मान लो कि मतलब एक ही कंपनी में कस्टमर भी है, एम्प्लॉय भी है, और मान लो कि वहाँ पे इंटर्नशिप है तो स्टूडेंट भी है, ठीक है, इंटर्नशिप अलाउड है तो स्टूडेंट भी है वहाँ पे, तो कस्टमर के एड्रेस रहेगा, एम्प्लॉय का भी एड्रेस रहेगा एंड स्टूडेंट का भी एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो हर बार कस्टमर का एड्रेस के लिए आपको अगर बनाना होता है एंड एम्प्लॉय के लिए भी बनाना होता है, स्टूडेंट के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी स्टेट कंट्री है, अब बोला कि यहाँ पे पिन कोड भी चाहिए, पिन कोड भी ऐड करना है यहाँ पे, तो आप सिर्फ एड्रेस का क्लास है इसलिए यहाँ पे एक पिन कोड ऐड करेंगे तो आपका काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट सब जगह पे अलग से आपका उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं उसका अगर डिक्लेरेशन होता तो क्या होता, आपको हर जगह पे जाकर पिन कोड को ऐड करना पड़ता, राइट। तो इससे क्या होता कि मेंटेनेंस जो है बहुत रिविगर, ये सिर्फ 3 जगह के लिए बताया, ये अगर नहीं होता तो आप समझो कि जहाँ जहाँ हैज़ रिलेशनशिप हो रहा है वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको बार बार सेम चीज़ को रिपीट करना होता। तो कोड डुप्लीकेशन हटाना है, मेंटेनेंस उससे कम पड़ता है, ठीक है, मेंटेनेंस उससे बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि मेंटेनेंस कैसे कम हो सकता है, कि एक सिंपल सिर्फ 3 क्लास के लिए समझाया। अभी ये जो एक्चुअल एप्लीकेशन में ये 3 नहीं 3000 हो सकता है, एक चीज़ हैज़ रिलेशनशिप 3000 हो सकता है, तो वहाँ पे आपका जो है 1000 बार टाइप करना पड़ता है, और कुछ भी चेंज हुआ तो वहाँ पे 1000 जगह पे चेंजेस भी डालना पड़ता है। लेकिन हैज़ रिलेशनशिप जो है एग्रीगेशन का जो लॉजिक है उससे आप बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको यूज़ करके आपका कोड डुप्लीकेशन हटा दें। तो एग्रीगेशन इज द बेस डिस्क्राइब एज हैज़ अ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने बताया सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको थोड़ा और पढ़ लेना है, ठीक है। अभी आते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर कीवर्ड। तो दिस और सुपर कीवर्ड ये बहुत बार यूज हुआ, यहाँ पे भी यूज हुआ, दिस डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी, एंड ये सुपर कीवर्ड यूज नहीं हुआ यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल पे, लेकिन दिस सुपर कीवर्ड शायद आप यूज़ किए होंगे, और अगर नहीं भी किए होंगे तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि क्या है। आप देख भी सकते हो कोई भी एक जगह से आप देख ले सकते हो कि इसका यूज़ कहाँ पे है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
लेकिन डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से ही, ठीक है। दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड का जो डिफरेंस है, सो सुपर कीवर्ड जो है ऑलवेज पॉइंट्स टू द पेरेंट क्लास। कोई भी क्लास, मतलब वहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज हुआ है, ठीक है, मतलब है कि क्लास ए एक्सटेंडिंग क्लास बी, राइट। अब क्लास ए का कोई भी एक मेथड मैंने लिखा, सो वॉइड प्रिंट, वॉइड प्रिंट, राइट। तो वॉइड प्रिंट में मैंने क्या, सुपर कीवर्ड को लिख दिया, वॉइड प्रिंट सुपर। इससे क्या होगा, कभी भी अगर वॉइड प्रिंट एक क्लास का अगर वॉइड प्रिंट को कॉल किया जाएगा तो वो उसको कहाँ भेजेगा, उसके पेरेंट क्लास के पास, ठीक है। कोई भी कभी भी अगर क्लास ए का प्रिंट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये सुपर कीवर्ड उसको क्या करेगा, उसके पेरेंट क्लास में भेज देगा। उसके जो पेरेंट क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट आएगा। Whereas this keyword always points to the current class context। जैसे आपने लास्ट चीज में देखे कि this dot city equals to city, तो क्या है कि ये जो city है, ठीक है, ये this dot city ये क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ पे जो city नाम का जो हमने एक यहाँ पे जो हमने एक क्या बोलते हैं वेरिएबल्स में हमने बनाया स्ट्रिंग का जो, वो उस पैरामीटर को इस पैरामीटर के वैल्यू से, ठीक है, ये सिटी को यहाँ पे जो हम लोग कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो वैल्यू से यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर रहा है, राइट। सो जो दिस डॉट सिटी मतलब करंट क्लास का मतलब एड्रेस क्लास के जो सिटी है वो आगे क्या होगा, जो हम लोग कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू भेजे थे वो सेम वैल्यू वो क्लास के जो सिटी का वैल्यू है वो हो जाएगा। तो दिस जो है वो करंट क्लास कॉन्टेक्स्ट को मतलब दिस कीवर्ड जो है वो कहीं पर भी आप यूज कर रहे हो, मतलब आप करंट क्लास को मतलब यूज कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे सुपर ना यूज करके अगर दिस यूज करते दिस फंक्शन तो वो जो है वो अपना क्लास का ही कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट को समझता है, ठीक है। सुपर कीवर्ड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द बेस क्लास वेरिएबल्स सुपर विद इन द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। सेम चीज बार बार यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली डिराइव्ड क्लास किसको बोल रहे हैं, डिराइव्ड क्लास मतलब कोई भी चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं एंड बेस क्लास विल बी द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो पेरेंट क्लास को वो डिनोट कर रहा है। सो सुपर कीवर्ड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग बेस क्लास वेरिएबल्स एंड विद इन द डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास में कोई भी बेस क्लास वेरिएबल्स को हम डिफाइन करने के टाइम पे सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इसका काम ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी कंस्ट्रक्टर में हम देखेंगे अगर वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो वहां पे हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे। अगर उसमें वो जो कंस्ट्रक्टर है वो अगर उसको हम भेजना चाहते हैं कि मतलब बेस कंस्ट्रक्टर के पास भेजना चाहते हैं तो सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है आपका दिस और सुपर कीवर्ड के काम, ठीक है। एंड सुपर एंड दिस कीवर्ड मस्ट बी द फास्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। कोई भी कंस्ट्रक्टर में अगर सुपर या फिर दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको उसका फास्ट स्टेटमेंट ही होना है, ठीक है। अदरवाइज कंपाइलर विल थ्रो एन एरर, ओके। नेक्स्ट जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग इज द पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नेम सेम है लेकिन उसका फॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। नेम सेम है, नाम सेम है, एक मूवी में एक्टर सेम है, मान लीजिए बिग बी है वहाँ पे, लेकिन उसका साइंस है, उसका जो है फॉर्म्स मतलब उसका जो एक्टिंग रोल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेम सेम है, फॉर्म्स मतलब एक्टिंग रोल जो है डिफरेंट है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है काम करता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि मेथड ओवरलोडिंग इज द पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक व्हिच अलाउज अस टू क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे डिफरेंट होता है मैं बोलता हूँ। वी कैन अचीव मेथड ओवरलोडिंग इन 2 ways। सो सिग्नेचर डिफरेंट कैसे होगा, एक मेथड है, कोई भी मेथड है, मान लो void sum int a int b, ये एक मेथड का सिग्नेचर है। अभी सेम void sum int a int b int c, ठीक है। इसमें क्या हुआ नेम सेम है, सम यहाँ पे भी है, सम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 पैरामीटर्स था, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हो गया जिससे इसका सिग्नेचर डिफरेंट हो गया। यहाँ पे void हटाकर अगर कोई यहाँ पे इंड कर देते तो यहाँ पे भी चेंज होता, ये इंड हटाकर यहाँ पे अगर डबल कर देते तो मेथड चेंज होता, लेकिन सिग्नेचर जो है चेंज, लेकिन नेम सेम है तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। तो कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स था, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हो गया, तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बाय चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। सो यहाँ पे void था, यहाँ पे int हो गया, यहाँ पे int था, यहाँ पे डबल हो गया, तो इसका डेटा टाइप चेंज करके भी इसका मेथड ओवरलोडिंग को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब सोचिए कि समेशन इंट का भी होना है,
डबल का भी होना है और फ्लोट का भी होना है। ऐसे करके जो भी है उसका समेशन जो है उसका नेम साम रहना है। लेकिन वो जो है अगर मान लीजिए ऐसा मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता, अगर हम बार बार मेथड को लिख नहीं सकते, एक सेम मेथड का नेम नहीं ले सकते, वहाँ पे क्या करना पड़ता, साम1 साम2 नेम चेंज करने के लिए साम2 ऐसा करना पड़ता। उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको दो इंटीजर के बीच में एडिशन करना है, आपको पहले जाकर देखना पड़ता कि साम1 से होगा या फिर साम2 से होगा या फिर साम3 से होगा, राइट। तो ये जो है कितना डिफिकल्ट हो जाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग है, इसलिए क्या होगा, सम के अंदर अगर आप इन के वेरिएबल डालेंगे तो वो जाके टारगेट उसी को करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट वेरिएबल ही है, अगर वो मेथड आपने लिखा हो तो, नहीं तो कंपाइलर रहेगा, ठीक है। अगर लिखा है तो उसी को जाकर वो टारगेट करेगा। अगर आपने डबल वैल्यूज भेजे हैं तो डबल से ही वो समेशन होगा और वहां पे डबल का जो मेथड इंप्लीमेंटेशन आपने किए उसी को जाकर टारगेट करेगा वो, राइट। तो इससे कितना ईजी हो गया, रीडेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि समेशन ही तो हो रहा है ना, साम1 साम2, इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी खत्म हो गया ना। आपको समझना पड़ेगा कि मेथड में इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है, देखता हुआ साम1 से क्या हो रहा है, साम2 से क्या, यहाँ पे समेशन जो है समेशन ही हो रहा है, राइट। लेकिन जो है डेटा टाइप चेंज होने के बाद मेथड सिग्नेचर चेंज हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि उसका जो है आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, सेम नेम जो कि सेम काम कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है लेकिन आप साम नेम को यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हो लेकिन वो जो है वो इलॉजिकल हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। लेकिन आप समेशन में सम कर रहे हो लेकिन अलग अलग डेटा टाइप से बार बार कर रहे हो, तो वो उस टाइम का मेथड ओवरराइडिंग बार बार यूज कीजिए, उससे रीडेबिलिटी बढ़ते हैं, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग इफ ए सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी बाय इट्स पेरेंट क्लास एंड इज नोन एज ओके, सो इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सिंपल भाषा में समझते हैं तो एक पेरेंट क्लास है, मतलब फादर क्लास है, मतलब वो बाबा है, तो वो जो है पेरेंट क्लास है, पी जो है पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसमें एक मेथड है, मेथड जो है वॉइड रन, ठीक है, ये मेथड है। चाइल्ड क्लास है, इसमें है वॉइड रन, ठीक है। इसमें भी आप वॉइड रन लिखे हैं, यहाँ पे भी वॉइड रन लिखे हैं, पेरेंट इज रनिंग, यहाँ पे चाइल्ड इज रनिंग, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट का सेम जो है मेथड का नेम यूज करके सेम मेथड सिग्नेचर यूज करके, मेथड सिग्नेचर शुड बी सेम, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग में मेथड सिग्नेचर शुड बी सेम, तो मेथड सिग्नेचर जो है वो है सेम है लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो गया, इसके अंदर का जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो गया, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, कोई भी स्पेसिफिकली आप अगर मान लीजिए, हो सकता है कि पेरेंट इज स्लोली रनिंग, इसका जो है एज ज्यादा है तो ये जो है बहुत स्लोली रन कर सकता है, लेकिन चाइल्ड जो है अभी बच्चा है बहुत जल्दी दौड़ सकता है, तो उसका रन जो है ज्यादा हो गया, मतलब स्पीड बढ़ गया इसका। तो स्पेसिफिकली जो चाइल्ड के लिए होगा, आप मेथड ओवरराइडिंग को यूज करके उसका जो कंटेंट है उसको आप मतलब क्या बोलते हैं, आप उसको चेंज कर दो, आप उसको स्पेसिफिक उसके इंप्लीमेंटेशन कर दो। so, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सब क्लास प्रोवाइड है स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय पेन। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा है, रन यहाँ पे भी है, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है, लेकिन चाइल्ड में स्पेसिफिकली चाइल्ड के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का रूल क्या है, मेथड ओवरराइडिंग का फर्स्ट रूल यह है कि मेथड मस्ट बी द सेम नेम एज पेरेंट क्लास। यहाँ पे भी रन होगा, वहाँ पे भी रन होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ और हो गया, सीट हो गया, वो नहीं होगा, ठीक है। मेथड मस्ट हैव सेम सिग्नेचर, मेथड का जो बाकी का जो सिग्नेचर मतलब रिटर्न टाइप जो है, इसके अंदर का जो पैरामीटर्स है, मेथड का रिटर्न टाइप जो है, पैरामीटर्स जो भी है काउंटेड, तो वो उसका पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप है वो भी सेम होगा, ठीक है, तब जाके उसका सेम सिग्नेचर आएगा। एंड सेम टू क्लासेस मस्ट हैव एन इज ए रिलेशनशिप, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पेरेंट क्लास का चाइल्ड कैसे, मतलब पेरेंट क्लास का संबंध कैसे बनेगा, राइट। इजे अगर नहीं होगा तो पेरेंट क्लास का संबंध नहीं बनेगा। तो थर्ड वन जो है दैट इज फॉर इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस होगा तब जाके मेथड ओवरराइडिंग होगा, अगर इनहेरिटेंस ही नहीं होगा तो मेथड ओवरराइडिंग का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। 7 जो है अभी तक जो हमने पढ़ा कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, ये जो है इन दोनों का अंतर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का डिफरेंस बताओ। ऐसे आप जानते हो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, लेकिन डिफरेंसेस सही से नहीं पढ़ के गए हो तो वहाँ पे आप थोड़ा स्टैमरिंग करोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब कौन सा बोले, इसके अगेंस्ट में क्या बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा बोल देते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मेथड ओवरलोडिंग रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम बढ़ा देते हैं। मेथड ओवरराइडिंग जो है ये स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द सुपर क्लास,
पेरेंट क्लास में जो है उसका एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में कर सकते हो, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अभी मेथड ओवरलोडिंग ऑकर्स विद इन द क्लास, एक ही क्लास में आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग ऑकर्स बिटवीन टू क्लासेस व्हिच आर इन इजी रिलेशनशिप। ठीक है, इजी रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस टेक्निक का काम किए हैं, यूज किए हैं, तभी जाकर मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस जो है कि इन दिस केस, मतलब इन मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होना है, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स जो भी है आपको डिफरेंट करना है मेथड ओवरलोडिंग को काम करने के लिए। लेकिन इन दिस केस, इन मेथड ओवरराइडिंग द पैरामीटर्स मस्ट बी द सेम, signature must be same, here signature must be different, here signature must be same. Okay, so this is the difference between method overloading and method overriding. next में जाते हैं, what is final variable? final variable क्या है? in java final variable is used to restrict the user from updating it। कहीं पे भी आप मेथड या फिर कोई भी वेरिएबल में अगर आप फाइनल यूज किए तो वो वेरिएबल नहीं रहा, उसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो फाइनल हो गया, उसका वो उसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से फाइनल वेरिएबल्स वंस असाइन टू ए वैल्यू, मतलब आप कोई भी फाइनल वेरिएबल में केवल एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि दूसरा बार आप असाइन ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो फिक्स्ड हो गया, फाइनल हो गया, कैन नेवर बी चेंज आफ्टर दैट। फाइनल वेरिएबल व्हिच आर नॉट असाइन टू एनी वैल्यू कैन बी असाइन थ्रू द कंस्ट्रक्टर। क्लास कंस्ट्रक्टर के यूज करने से हम जो फाइनल वेरिएबल को अभी तक हमने असाइन नहीं किए हैं उसको असाइन कर सकते हैं यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। ये जो है एक आपने समझ लिया। अभी फाइनल वेरिएबल से क्या होता है, फाइनल वेरिएबल कोई भी वेरिएबल में किए तो उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो वैल्यू दिया वो फाइनल हो गया। कोई भी मेथड में अगर आप फाइनल यूज कर रहे हो, कीवर्ड यूज कर रहे हो तो वो फिर मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हो। अभी जो मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा, वो मेथड ओवरराइडिंग को आप खत्म करने के लिए आपको फाइनल कीवर्ड को यूज करना है। आपको मान लीजिए ओवरराइडिंग का जरूरत ही नहीं है, आप नहीं करना चाहते ओवरराइडिंग, तो वहां पे आप फाइनल कर दो। आप बोल दो कि कोई भी चाइल्ड क्लास आ जाए, वो अपना स्पेसिफिक जो वैल्यू है उसको वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको वो जो पेरेंट का है वही उसी को यूज करना है, तब आप फाइनल कीवर्ड यूज करते हो एंड मेथड ओवरराइडिंग खत्म, टाटा बाय बाय। वहां पे आप मेथड ओवरराइडिंग को यूज नहीं कर पाओगे चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो ये जो है फाइनल कीवर्ड से क्लास का जो है अगर क्लास में यूज कर रहे हो तो वो फिर इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। मान लो कहीं पर आप इनहेरिटेंस नहीं करना चाहते हो, जो क्लास है वो स्टैंड अलोन क्लास है, उसको आप एज इट इज जो है उसी को यूज करना चाहते हो, उससे कोई भी सब क्लास नहीं चाहते हो, डिजाइनर ऐसे चाहते हैं कि वो सब क्लास उससे नहीं बने, तो आप फाइनल कीवर्ड जो है क्लास के पहले यूज कर लो एंड वो जो है उस क्लास को और कोई इनहेरिट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनल इंट स्पीड लिमिट 90, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड को यूज करते हुए एक वेरिएबल स्पीड लिमिट क्या को असाइन किया गया है 90 वैल्यू देकर, ये जो है फाइनल वेरिएबल है। आप यहाँ पे वॉइड रन देकर यहाँ पे फिर से आप यहाँ से असाइन कर रहे हो एंड आप ऑब्जेक्ट रन को कॉल कर रहे हो, इससे क्या होगा, कंपाइलर एरर आएगा। कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये क्या बोलेगा कि ये जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल को जो है आप फिर से असाइन कर रहे हो तो एरर आएगा इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या समझे आप, कोई भी वेरिएबल का अगर फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हो तो वो जो है वो फाइनली उस वैल्यू को ही वो रख देगा। आप सेकेंड टाइम अगर चाहते हो कि उसको वैल्यू आप अपडेट कर लो, अपडेट करने के लिए वो आप कर नहीं पाओगे एंड वो जो होगा वो कंपाइलर एरर आएगा। ठीक है, उससे आपको कंपाइलर एरर मिलेगा। ओके, 9 क्वेश्चन जो है इसमें 2 क्वेश्चन एक ही जगह पे। कैन वी डिक्लेयर एंड कंस्ट्रक्टर एज, सो एक कंस्ट्रक्टर होगा, सो कैन यू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज फाइनल, फाइनल हम क्या कंस्ट्रक्टर को फाइनल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी डिक्लेयर एज फाइनल, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज नेवर इनहेरिटेड। आप कंस्ट्रक्टर कभी कहीं पर भी इनहेरिटेशन उसका नहीं होता है। ये आपने पढ़ा ना, कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक है, ये कभी भी किसी भी क्लास का जो है पर्टिकुलरली उसी क्लास का होता है। आप देखते भी होंगे, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो क्लास के नेम से सिमिलर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल और नॉट ऑर्डिनरी मेथड्स, देयरफॉर देयर इज नो सेंस टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज फाइनल। आप उसको इनहेरिट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको कहीं पर उसको कॉल कर नहीं पा रहे हो, वो इंटरनली वो कॉल हो रहा है, इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा है, उसको फाइनल करने का जो सेंस भी नहीं बनता, इसलिए वो जो है वो एक कंपाइलर एरर से माना जाता है। अगर इफ यू ट्राई टू डू सो द कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। ठीक है, कैन यू डिक्लेयर इंटरफेस एज फाइनल, इंटरफेस थोड़ा टाइम पहले मैंने जो समझा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को मैं फाइनल कर सकता हूँ क्या, नो, वी कैन नॉट डिक्लेयर इंटरफेस एज फाइनल बिकॉज इंटरफेस मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। मैंने बताया कि इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा वहां पे, मेथड या कोई भी वेरिएबल जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा वो जाकर जिस क्लास में आप इंप्लीमेंटेशन कीवर्ड देकर उस इंटरफेस को यूज कर रहे हो वहां पे जाके उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। अगर मान लीजिए कि आप इंटरफेस को फाइनल कर दिए तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन तो खत्म हो गया ना, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ये सेंस नहीं बनता, इसलिए ये जो होगा कंपाइलर एरर से माना जाएगा।
एक चीज जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इंटरफेस में, जो है फाइनल वेरिएबल, क्योंकि जो है फाइनल वेरिएबल वहां पे आप फाइनली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको चेंज कहीं पर नहीं कर पाओगे, तो फाइनल वेरिएबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंटरफेस। ओके, दैट शुड बी कीप इन ऑन योर माइंड व्हेन, अगर एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर से पूछा जाता है तो वहां पे पूछा जाएगा कि मैं कोई भी वेरिएबल वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे आपका आंसर होगा हाँ सर इंप्लीमेंट तो कर पाऊंगा, लेकिन उसको फाइनल वेरिएबल होना है। या फाइनल कीवर्ड अगर आप यूज भी नहीं करते हो तो डिफॉल्ट दैट वेरिएबल शुड बी टेकन एज फाइनल वेरिएबल। ठीक है, आगे जाते हैं। नंबर 10 का जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक। स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग के बीच अंतर क्या है? तो स्टैटिक बाइंडिंग द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट द कंपाइलर। तो स्टैटिक बाइंडिंग उसे कहता है जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है कंपाइल टाइम के टाइम, मतलब जब भी कोड कंपाइल हो रहा है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है डिफाइन हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिटरमाइंड हो गया कि ये जो है इसका वैल्यू ये होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, ये सारे चीज उसको पता चल गया कंपाइल के टाइम पे। अगर उसको नहीं चला, अगर कंपाइलेशन के टाइम पे नहीं चला, रन टाइम के समय उसको पता चला कि इसका जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, उसका वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, तो वो जो होगा रन टाइम के समय जो भी डिटरमाइंड हो रहा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रन हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट में जो मेथड रन हो रहा है, मेन मेथड रन हो रहा है, उसको जब ये मतलब पता चल रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ये है, वो किस टाइम पता चल रहा है? रन टाइम, जब वो मेथड रन हो रहा है, कंपाइल टाइम के टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम के समय नहीं, जब ये मेथड रन हो रहा है तब पता चल रहा है। दैट इज कॉल्ड दैट डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग कंपाइलेशन के टाइम हो जाता है, डायनामिक बाइंडिंग रन टाइम के समय होता है। तो स्टैटिक बाइंडिंग यहाँ पे एग्जांपल जो है, डॉग एक क्लास है जहाँ पे ईट नाम का एक मेथड है, यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। अब डॉग D1 इक्वल्स टू न्यू डॉग एंड D1 इक्वल्स टू ईट। तो डॉग D1 किसी को मतलब जो है वो खुद ही को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंशिएट हो रहा है वो है डॉग क्लास का, राइट। ये डॉग क्लास स्टैंडअलोन क्लास है जहाँ पे वो खुद को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड देन D1 डॉट ईट। सो ये जो है ये मेथड जो है इसके पास है एंड दिस मेथड शुड बी रन ड्यूरिंग द रन टाइम। ये कब पता चल रहा है इसको? ये उसको कंपाइलेशन के टाइम पे ही पता चल गया, क्योंकि ये जो है D1 डॉग जो है ये खुद ही को इंप्लीमेंट कर रहा है एंड उसके पास ईट जो है मेथड है, तो ये कंपाइलेशन के टाइम पे ही इस क्लास को पता चल गया, इस ऑब्जेक्ट को पता चल गया। देखिए अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने के बाद यहाँ पे मेथड का कॉल किया जा रहा है, तो इसको कहाँ कब पता चल रहा है? जब कंपाइलेशन चल रहा है उसी टाइम उसको पता चल रहा है कि कौन सा मेथड उसको कॉल करना है, राइट। अब यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग अगर समझते हैं तो क्लास एनिमल नाम का एक क्लास है जहाँ पे ईट नाम का एक मेथड है, डॉग जो है एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस काम कर रहा है। तो ये जो है वॉइड ईट नाम का मेथड जो है यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग चल रहा है, हो रहा है क्योंकि ईट इसके पास भी है इसके पास भी है। तो ये जो है मेथड ओवरराइडिंग जो है ये खुद ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं आप। तो ये जो है यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग होगा, क्योंकि ये जो है जब यहाँ पे एक एनिमल ए नाम का एक न्यू डॉग नाम का एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसको मतलब ये जो डॉग क्लास इसको पता नहीं है कि ये जो ए डॉट ईट मतलब ये जो ईट इसको कॉल करना है ये कौन सा होगा, ये एनिमल का होगा या फिर उसका खुद का क्लास का होगा, क्योंकि ये जब तक ये सारा जो कोड है ये रन नहीं हो जाता है तब तक इसको पता नहीं, मतलब ये इस लाइन पे आकर पता चल रहा है कि इसको कौन सा मेथड को कॉल करना है। ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? ये डॉग मेथड, डॉग का जो ये मेथड है वो कॉल करेगा, क्योंकि एनिमल जो है ये रेफरेंस टाइप है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट टाइप। सो ऑब्जेक्ट टाइप जो होगा उसी को मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो मेथड है उसको कॉल करेगा अगर उसमें है तो डॉग के अंदर वो ईट का जो है ये स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है इसके लिए। तो क्या होगा, ए डॉट ईट जो मेथड है ये डॉग इज ईटिंग को रन करेगा। ये जो है एक मेथड ओवरराइडिंग जो काम कर रहा है, मेथड ओवरराइडिंग इट से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो है एक डायनामिक बाइंडिंग के एग्जांपल है। डायनामिक बाइंडिंग मतलब रन टाइम में जाके इसको पता चल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस टाइप डिफरेंस है, तो रेफरेंस टाइप एनिमल है, ऑब्जेक्ट टाइप डॉग है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ईट है एंड एनिमल के पास भी ईट है, तो इसमें इसको जब ये रन हो रहा है तभी उसको पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब रन होगा उसी टाइम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट, क्योंकि डॉग का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब ये रन होगा एंड देन इट कैन बी सेड एज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। आज जो कोट है ये है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। तो आप जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको फेलियर आ रहा है तो आप दुख मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगा ही। आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, सक्सेस और फेलियर जो है ये पार्ट ऑफ जर्नी है। विंस्टन एस चर्चिल जो है ये इन्होंने बहुत अच्छा बात किया है। थैंक यू, और थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये जो कोर्स आप जो वीडियो है ये इसने देखा। थैंक यू फॉर दैट। एंड आपका जो अभी टाइम हमने इसमें बिताया वो आपका बहुत अच्छा काम लगा। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, जॉब अप्लाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।